ये रेस सिर्फ जीडीपी का नहीं है, माइंडसेट का है। एक तरफ है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एक देश है जो 57th स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 19 दिन में बना देता है और दूसरा देश है जहां फ्लाईओवर बनने में भी 9 साल लग जाता है। इंडिया वर्सेस चाइना का कंपैरिजन सिर्फ जीडीपी का नहीं है, माइंडसेट का है, एजुकेशन सिस्टम का है, यूथ की प्रिपरेशन का है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक साथ आजाद हुआ था। इंडिया आजाद हुआ था 1947 में और चाइना आजाद हुआ था 1949 में। और उस समय इंडिया और चाइना लिटरली एक ही लेवल पर था, बल्कि इंडिया उससे आगे था। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब इंडिया ने एक बात चूज किया, सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। और उस समय नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बड़े बड़े इंडस्ट्री को सरकार कंट्रोल करेगी। स्टील, कोयला, ऑयल, रेलवेज, बैंकिंग, ये सब पावरफुल सेक्टर है, इसे सरकार कंट्रोल करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया और लॉन्च किया 5 ईयर प्लान्स। आइडिया बिल्कुल सिंपल था, पहले कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, प्रॉफिट बाद में देख लेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही थी, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो दोस्त है, रवि और मोहन। रवि बोलता है कि भाई मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, बिजनेस करना है। मोहन बोलता है बेस्ट ऑफ लक, पर पहले गवर्नमेंट से परमिशन ले लेना। तो रवि परमिशन लेने के लिए अथॉरिटीज के पास जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाता है और ये चक्कर चलता ही रहता है 1 साल, 2 साल, 5 साल तक। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में इंडिया में एक सिंपल सी सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए भी 80 से भी ज्यादा लाइसेंस चाहिए थे। 80 लाइसेंस, वो भी सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए। मतलब बिजनेस करना है तो सरकार से पहले परमिशन लो, फिर काम शुरू करो। जिसका रिजल्ट क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर स्लो हो जाता है, इनोवेशन रुक जाता है, लोग बिजनेस करने से डरने लगे। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई बट स्लो स्पीड में हुई। लेकिन चाइना ने क्या चूज किया, फुल कम्युनिस्ट मॉडल। और उस समय चाइना का पूरा पावर माओ जेडुंग के हाथ में था। उनका बिलीफ सिंपल था, अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स करेगा तो देश की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड में बढ़ेगी। जिसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। गोल था सिर्फ 15 साल में ब्रिटेन को बीट करना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये सुनने में जितना पावरफुल लगता है वो उतना था नहीं, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। माओ जेडुंग ने डिसाइड किया कि कोई भी फार्मर खेती नहीं करेगा, सबको खेती छोड़नी पड़ेगी और स्टील बनाना पड़ेगा। गांव में बैकयार्ड फर्नेस लगाए गए। लोगों ने घर के बर्तन, खेती के सामान, घर का सामान सब कुछ पिघला करके स्टील बनाने लगे। लेकिन रिजल्ट क्या आया, सब फसल बर्बाद हो गया, कोई फसल काट नहीं पाया। और जो लोग स्टील बना रहे थे अपने बर्तन को पिघलाकर, खेती के सामान को पिघलाकर, वो इतना इंफीरियर था कि वो दोबारा यूज हो ही नहीं सकता। 1959 से 1961 के बीच 55 मिलियन से भी ज्यादा चाइनीज लोग भूख से मर गए और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाल था। फिर 1960 में माओ जेडुंग ने एक और मूवमेंट स्टार्ट कर देता और उस मूवमेंट का नाम था कल्चर रिवोल्यूशन। माओ ने क्या किया, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज सब कुछ बंद करवा दिया। इंटेलेक्चुअल को गांव भेजा गया खेती करने के लिए। साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर सबको री एजुकेशन के नाम पर टॉर्चर किया गया। मतलब 1978 तक चाइना एक कम्प्लीटली डिजास्टर बन चुका था। तब इंडिया का ग्रोथ तो थोड़ा स्लो था, लेकिन चाइना से थोड़ा बेटर कंडीशन में था। कम से कम हमारे देश के लोग भूख से नहीं मर रहे थे। लेकिन 1978 के बाद ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने इतनी बड़ी यू टर्न ले ली और एक ऐसा चीज किया जो इंडिया आज तक नहीं कर पा रहा है। देखो 1976 में माओ जेडुंग की डेथ हो जाती है। इसके बाद एक ऐसा बंदा आता है जो चाइना को कम्प्लीटली बदल कर रख देता है। उसका नाम है डेंग सियाओपिंग। इस बंदे को माओ ने 2 बार पावर से हटाया था, लेकिन फिर से वो पावर में आता है और चाइना को कम्प्लीटली बदल देता है। 1978 में चाइना ने एक पॉलिसी लाया, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप का, और डेंग ने कहा हम पूरे देश में ओवरनाइट कैपिटलिज्म तो नहीं ला सकते हैं क्योंकि अपोजिशन पार्टी विरोध करेगी। तो उन्होंने ऐसे में एक एक्सपेरिमेंट करने को सोचा। उन्होंने 4 जगह चूज किया, शहजन, जोहाई, सांताओ और जिमेन। और इन 4 जगहों को सोशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया। इन जोन में फॉरेन कंट्री आ सकती है, यहाँ उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेबर लो फ्लेक्सिबल होगी, यहाँ जमीन सस्ता मिलेगा और फास्ट मिलेगा। जो शहजन 1980 में एक फिशिंग विलेज था जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 30,000, आज उसकी पॉपुलेशन 13 मिलियन तक पहुँच गई है। यहाँ एप्पल, टेंसन, डीजीए ये सब कंपनी का होम बेस है। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चर होता है। सिर्फ एक पॉलिसी, एक एक्सपेरिमेंट, एक जोन, और वो जोन ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब बन गया। फिर डेंग ने एक और डिसीजन लिया। उन्होंने कहा पहले लोगों को खाना तो खिलाओ। माओ जेडुंग के टाइम में सब लैंड कलेक्टिव थे, मतलब सब लोग एक जगह काम करेंगे। मतलब तुम्हारा खुद का कोई खेत नहीं है, सब मिलकर काम करो और सब खाओ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, कोई इंसेंटिव नहीं था। किसी ने अगर ज्यादा काम किया तो भी उसे उतना ही मिलता था, अगर किसी ने कम काम किया
तो भी उसे उतना ही मिलता था, जिसकी वजह से किसी ने भी ज्यादा काम नहीं किया, सबने मिनिमम काम किया। लेकिन जब डेंग पावर में आता है तो इसे बदल देता है। अब फार्मर खुद की जमीन को लीज पे ले सकते थे, मतलब अब आप सरकारी जमीन में जो भी प्रोड्यूस करोगे उसे बेच सकते हो और जो प्रॉफिट आएगा, जो पैसा आएगा उसे आप रख सकते हो। 1978 से 1984 तक सिर्फ 6 साल में चाइना की ग्रीन प्रोडक्शन 300 मिलियन टन से 407 मिलियन टन तक पहुंच गया। 36% इंक्रीज हुआ इन 6 सालों में। और जब लोगों के पास पैसा आने लगा तो लोग गाँव को छोड़कर शहर की तरफ फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आने लगे और यहीं से धीरे धीरे चाइना का अर्बनाइजेशन बूम होना शुरू होता है। डेंग ने एक और काम किया, उन्होंने इंटेलेक्चुअल को फिर से वापस इज्जत देना शुरू कर दिया। उन्होंने इंटेलेक्चुअल को क्लास एनिमी कहा था और प्रोफेसर से खेती करवाई थी और यूनिवर्सिटीज को बंद करवा दिया था। लेकिन डेंग ने 1977 में कॉलेज में फिर से एंट्रेंस एग्जाम को शुरू करवा दिया और पहले ही साल में 57 मिलियन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। और फिर जो आगे हुआ वो नेक्स्ट लेवल था। और अगले 20 सालों में चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं बनाई, उन्होंने ब्रेन मैन्युफैक्चर किया, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनोवेटर। और आज सिचुएशन ये है, चाइना दुनिया का स्टीम पावर हाउस बन चुका है। 2020 में चाइना ने 3.9 मिलियन स्टीम ग्रेजुएट निकाले, इंडिया ने 2.5 मिलियन। और उस वक्त इंडिया का हाल थोड़ा पेनफुल था। 1947 से 1991 तक इंडिया का सिर्फ एक ही सिस्टम था जिसका नाम था लाइसेंस राज। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसे पहले लाइसेंस बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर तुम अपने प्रोडक्ट को बदलना चाहते हो, एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट से प्रोडक्ट मिक्स का लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बजाज, इंडिया की फेमस स्कूटर कंपनी, ने एक बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि वो एक नया मॉडल लॉन्च करना चाहता, तो गवर्नमेंट ने उसे 10 साल तक वेट करवाया अप्रूवल के लिए। मतलब समझ रहे हो, 10 साल का वेट करवाया एक नया मॉडल को अप्रूवल देने के लिए। जबकि चाइना में डेंग ने फॉरेन कंपनी को बुलाया और इंडिया के साथ कम्पीट करवाया। चाइनीज कंपनी या तो सरवाइव होती या फिर बंद हो जाती। और 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। इसके बाद हम इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाते। और चाइना क्या कर रहा था, 2000 के आसपास डिसाइड करती है कि वो एक नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाएगी जो पूरे देश को कनेक्ट करता है। और चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नेटवर्क बनाया जो 1,60,000 किलोमीटर तक बिल्ड है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 4,000 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। मतलब चाइना के पास हमसे 40 टाइम ज्यादा एक्सप्रेस वे है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर भी फोकस किया। तो अब देखो दोस्तों, कोई भी देश हो अगर बिना एजुकेशन में सुधार किए वो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए डेंग की गवर्नमेंट ने 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लॉ शुरू किया, जिसमें हर बच्चे को 9 साल के लिए फ्री एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। इसके अलावा चाइना की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर अपना बजट हमेशा बढ़ाया। 1980 में चाइना की गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी का लगभग 1.9% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया था और 2012 आते आते 3.9% हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। जबकि रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग हमारे देश का सरकार अपने जीडीपी का सिर्फ 0.9% हिस्सा है एजुकेशन पर खर्च करती। चाइना में लोगों को वो स्किल सिखाए गए जो एक्चुअल में जॉब करने के लिए चाहिए होते हैं। इन सारे बदलावों की वजह से चाइना के अंदर लिटरेसी रेट में काफी सुधार हुआ। 1982 तक चाइना के अंदर लिटरेसी रेट 65% था और वो 2020 आते आते 97% तक हो गया था। जबकि इंडिया की बात करें तो वो आज भी 77% पर अटकी हुई है। इसके अलावा डेंग ने साइंटिफिक रिसर्चर को भी प्रायोरिटी दी और इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी हैवी फंडिंग दी गई। इस तरीके से आज के टाइम पे चाइना इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है।